हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपर स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे कि एसएससी जेडी का और यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो आप देख रहे हो कि चल ही रहा है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पूरी एक सीरीज़ पढ़ा दी थी जहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस अलग, जियो के अलग, हिस्ट्री अलग, इकोनॉमिक्स अलग, ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके अनअकैडमी पे भी देख सकते हो क्लासेस, या फिर वाइपर स्टडी स्टूडियोज़ इसी चैनल पे आपको सुबह 5 बजे की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है कि वीडियो का पेपर या फिर आरओ एआरओ का पेपर कह लो, या अभी अपकमिंग जो काफ़ी सारे पेपर्स आने वाले हैं, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप ऐसी गलती करते हो तो वहीं पर आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करोगे। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि अरे ये तो वीडियो लिखा है, वीडियो का प्रीवियस ईयर पेपर है ना, हमारे किस काम का है। लेकिन आप जानते हैं जीके, जीएस और करंट कभी नहीं बदलती। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि ठीक है अब तो करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीसेंट वाला आएगा नहीं, यूपीएसआई में 4 दिन पहले का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो इट्स बेटर कि क्लास को मिस मत करिए। आप सबको पता है कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे आप कोई भी चैनल घूम के चले आओगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले तो मैं ये बोल दूं, क्योंकि ये वो कॉन्फिडेंस है जो आप लोगों से मिलता है। क्योंकि जब आप लोग पेपर दे के आते हो ना, और फिर वो जो लिख लिख के भेजते हो कि मैम दिस वाज अ थिंग, ऐसा हो रहा था, तो उससे ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, जब आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं, देन वाई टू नॉट स्टडी। कभी भी पढ़ो, मतलब दिन भर में कभी भी पढ़ो, एनी टाइम फॉरवर्ड करके देखो, जैसे मर्जी आए वैसे करके पढ़ो, बट पढ़ो ज़रूर, ठीक है। सेकेंडली, स्पेशल क्लासेस का टाइम थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, 10:15 बजे, और इसके अलावा दोपहर में 2 बजे, ये दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे रहते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक बारी से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर ज़रूर से मार दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग वीडियो का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हर स्टेट के काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेट होगा, एवरी स्टेट, ठीक। चलो पहला सवाल, कहा जा रहा है इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट ऐसा है जो कि करेक्ट लिखा हुआ है। पहला है द स्टेट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया। ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमाइट का प्रोडक्शन होता है, पता नहीं। दूसरा लिखा है कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, ओके। तीसरा है आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, सॉरी। अगला लिखा है ओडिशा के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीज के रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कर्नाटका वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट है, क्योंकि यहीं पर आपको गोल्ड के भी कुछ रिजर्व देखने को मिलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर जगह है, यहीं आप देखेंगे कि फ़िलहाल पहले तो इसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। और ये कौन सी जगह है, कोलार, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर आपको ये मिलेगी। अगला सवाल, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो निकल सकता है वो आपके लिए ये है कि ओडिशा जो है, यहाँ पर आपको बॉक्साइट का और मैग्नीज का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ना कि रिजर्व। अगला, ओडिशा जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रोमाइट का नहीं है, बल्कि बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तीसरा पॉइंट यहाँ से ये है, अच्छा ये तो गलती हो गया, पहले ही बता दिया, यहाँ चला जाएगा, तो इसका आंसर कर्नाटका। अगला, इंडिया के अंदर आयरन ओर डिपॉजिट जो हैं वो कौन से वाले ग्रुप का हिस्सा है जहाँ पे आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, धरवाद। जब आप मैप में देखते हो तो मैंने आपको मैपिंग पूरी पढ़ाई हुई है। देखो, जो चीज़ हम पढ़ा चुके हैं वो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने पढ़ा हुआ है, ओके। अब क्या है, जब हम मैपिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार, फिर दंडकारण्य का पठार, फिर बाकी प्लेट्यू के एरियाज देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर आपको एक रॉक एरिया मिलेगा जिसका नाम क्या है, धरवाद। अगला, सेल्वा फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है जैसे कि शवाना फॉरेस्ट है, ठीक है। अब शवाना फॉरेस्ट जो होता है, इसमें आप देखोगे तो बुशेज होती हैं,
मतलब झाड़ियाँ होती हैं, ऊंची ऊंची लंबी लंबी सी झाड़ियाँ होती हैं। उसी तरीके से ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी खास बात क्या होती है, यहाँ पर जो लीव्स पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, एवरग्रीन होती हैं। कैसी? एवरग्रीन। और साथ में ये कैसी होती हैं, चौड़ी भी होती हैं। सेल्वास टाइप का जो वेजिटेशन है ये आपको साउथ अमेरिका के नॉर्थ वाले एरिया में देखने को मिलता है। अगला सवाल, सोशल फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये सेंटर भारत के कौन से देश के, देखो देश तो बता दिया, कौन से राज्य के शहर के अंदर लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल पेपर में पूछा जाता है वीट का सेंटर, आप बोलेंगे करनाल। आपसे कहा गया कि कॉटन सेंटर या राइस का सेंटर या बैम्बू का सेंटर, रबर का सेंटर, उसी तरीके से ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपको प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलता है। अगला सवाल, इन विच ईयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड। देखो एक तो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आता है, इसी के साथ में आपको प्रोजेक्ट टाइगर मिलता है जो 1973 में आता है। अब आपसे यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर 1986 में ये जो एक्ट है इसको बनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ फॉरेस्ट एक्ट ये लागू सबसे पहली बार कब हुआ था, तो फॉरेस्ट एक्ट जो है ये इंडिया के अंदर लागू सबसे पहली बार 1927 में होता है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द सेंसस के हिसाब से इसमें से कौन सा वाला ऐसा स्टेट है जिसको अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से तो वो आखिरी में और पहले में आएगा। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, अब आसान हो गया, लगा दो इसको करेक्ट प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिहार सबसे पहले आएगा और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी आता है, तो यूपी जो है वो डेंसिटी के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। ये सारी बातें हम आपको सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में ऑलरेडी पढ़ाते हैं, तो अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ क्लास में आइए। हाँ जी, कुछ इवेंट हैं और कुछ कंपाउंड्स हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम इसको मैच करते हैं तो मैच करने के बाद में इसका आंसर क्या निकल के आएगा, एसिड रेन, फोटोकेमिकल मिस्ट, कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन, ओजोन लेयर डिग्रेडेशन। अब देखो ये वाला सवाल अभी एसएससी ने पूछा था कि ओजोन की जो परत है ये धीरे धीरे करके डिप्लीट क्यों होती जा रही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये जो गैसेस होती हैं क्या करती हैं, ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती रहती हैं, धीरे धीरे करके कम करती रहती हैं। ठीक है, तो बस आपसे यही पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या मार्क करोगे, सोचो एक बारी से, एक बारी से इसको थॉट तो दो, कम से कम सोचो तो, तब तो पता चलेगा। देखो ये यहां पर आ गया, इजी प्रोसेस। इसके बाद में एसिड रेन की बात करो, ठीक है। आप बचे दो, तो पहले तो यहाँ पे इसको अरेंज हमने कर लिया, तो यहाँ पर आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक, आगे देखते हैं भैया। अगला देखो, कहा जा रहा है माइक्रोजिया इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन, तो ये आंसर हो जाएगा फंजाई एंड प्लांट्स के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एक होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल का मतलब क्या है, जिसके अंदर दोनों को प्रॉफिट होता है। अगला सुनिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ स्टेटमेंट्स विटामिन के बारे में, जिसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, दूसरा है कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हार्मोन की तरीके से एक्ट करते हैं। तीसरा है कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड रहते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो विटामिन के यानी वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है बल्कि ये फैट सॉल्युबल होता है। जब भी वाटर सॉल्युबल की बात आएगी तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, द टेम्परेचर ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल इज दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन द सेल्सियस स्केल। तो जब आपसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बेसिस पे सवाल किया जाएगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, 93.3 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर बनेगा। अगला सवाल, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, पढ़ो और इनको सॉल्व करो, उसके बाद में मैं इसका आंसर बताऊंगी। सॉल्व करो इसको, देखो क्या बनेगा आंसर। बहुत इजी है, आधे तो एसएससी में पूछे गए थे अभी,
देखो सिंपल है, प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स ये उठा के यहाँ पे लाओ, उसके बाद में फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजन, रिलीजन 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 ये रहा, यहाँ पे लेकर आओ। लैंग्वेज 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 यहाँ पे गया, माइनॉरिटी था, राइट टू एजुकेशन यहाँ पे गया, ये लो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे राइट टू एजुकेशन जो है वो हर बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो दिस इज आर्टिकल नंबर 21A। अगला सवाल, इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के लिए? पहला स्टेटमेंट है कि ये न्यू शेड्यूल जोड़ता है संविधान के अंदर। अच्छा, यानी कि अगला, इट रीस्ट्रक्चर्स द फंक्शन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो फंक्शन होता है उसको एक बार से रीस्ट्रक्चर करता है। ओके, अगला ये क्या करता है, विमेन्स को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करता है। तो अगर विमेन के रिजर्वेशन की बात करें तो जी हाँ, ये रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करता है। चौथा लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक स्टेट, ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में काम करता है। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि कौन सा वाला करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऊपर के तीनों करेक्ट हैं, ये वाला गलत है क्योंकि ये हर स्टेट में काम करता है, यहाँ पे ओनली लिखा हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर के अंदर बने हुए हैं, तो प्लीज इसको बहुत ही अच्छे से समझ के करिएगा। इन इंडिया, which of the following are empowered by the law and order for economic and the social scheme along with the infant and minors? सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि अगर मान लो कोई भी ऐसी स्कीम है जो बच्चों के लिए, माइनर्स के लिए, विमेंस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए चलाई जाती है, तो इन सब के लिए जो फंडिंग होगी, फंडिंग कौन करेगा? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा क्या? बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अगला, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट, कौन होंगी ये? तो इसका आंसर बनेगा कुनेरू हम्पी। कुनेरू हम्पी कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला सवाल, इन विच कंट्री इंडियंस एंड ऑपरेशन वेनिला हैज बीन स्टार्टेड? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा मेडागास्कर के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे जो साइक्लोनिक एक्टिविटी थी उसकी वजह से इसको चलाया गया था इंडिया की INS के द्वारा, यानी कि इंडियन नेवल शिप के द्वारा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टुक द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ G20 फॉर 2019 की बात हो रही है। देखो ध्यान देना, लिखा हुआ है कि 2019 में G20 जो है वो जापान के अंदर हुई थी, ओसाका में हुई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये बताइए 2020 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था। राइट, अभी रिसेंट में अगर आप देखें तो 2021 में इटली के अंदर ये हुआ था, और इसके बाद में अगर 2022 की बात करोगे तो ये इंडोनेशिया, 23 में देखोगे इंडिया, 24 में देखोगे ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है यहाँ पे प्लांट एंड उसके एनर्जी के टाइप, चमेरा, ग्वालहेल, यहाँ पे अगला लिखा हुआ है कुंदाकुलम, और उसके बाद में पत्राक्तु। कहा जा रहा है ये पावर प्लांट्स है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एनर्जी के टाइप्स हैं। तो जो चमेरा है वो कैसा है? वो एक्वस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ में जो कुंदाकुलम है, कुंदाकुलम के साथ में तुम करेक्टली मार्क कर सकते हो, दिस इज व्हाट, ये यहाँ पर आएगा क्योंकि तमिलनाडु के अंदर है और रशिया ने अभी इसका 5th और 6th वाला जो प्लांट है उसको डेवलप किया है। अगला, ट्राइब्स एंड लोकेशन। आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं और कुछ राज्य दिए हुए हैं, तो इनको मैच करना है। ठीक है, थारू ट्राइब कहाँ जाएगी? यहाँ आएगी। जरावे कहाँ जाएगी? यहाँ पर जाएगी। बचे गोंड और कुकी ट्राइब, तो गोंड जाएगी कहाँ पर? MP के साथ में, तो कुकी ऑटोमेटिकली यहाँ जाएगी। तो इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, इसमें लिखा हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, पहला सवाल, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021 मोर देन 60% ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन फर्स्ट क्लास सिटीज। ओके, दूसरा लिखा हुआ है कि 53 अर्बन एरियाज जो हैं हमारे देश के अंदर, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 1 मिलियन के अराउंड है।
तो इसका आंसर क्या बनेगा? एक्चुअल में इसका आंसर जो है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप अर्बनाइजेशन की बात करते हो तो हाईली अर्बन जो प्लेस आपको मिलती है इंडिया के अंदर, दैट इज गोवा। गोवा को मोस्ट अर्बनाइज्ड प्लेस कंसिडर किया जाता है। क्या ये तो आसान है। यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल पार्क या फिर आप कह लीजिए बायोस्फीयर रिजर्व्स, और इसके साथ में स्टेट के नाम दिए हैं। इजी तरीका है मैच करने का। नोकरेक जाएगा मेघालय में, मानस जाएगा आसाम में, शिमलीपाल जाएगा उड़ीसा में, अगस्त्यमलाई जाएगा केरला में। कहानी खत्म, और इसका आंसर यही आपको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया is the second state in terms of the population and third in terms of the area। देखो एरिया के हिसाब से चौथा पूछा जाएगा तो यूपी है, एरिया के हिसाब से पहला पूछा जाएगा तो रज्जो से राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अगला, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, देख रहे हो, एक बात समझ रहे हो, किसको सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ठीक है, State of India has the highest number of the boys per 100 गर्ल। इसका आंसर क्या बनेगा? वेस्ट बंगाल इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, वाटर लॉस बाय द स्वेटिंग। अगर स्वेटिंग होती है तो वाटर लॉस होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बॉडी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? मैग्नीशियम को माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। अगला सवाल, मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट। इसका आंसर बनेगा डायबिटीज। और अभी आप लोगों ने देखा था कि डायबिटीज डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया गया था। तो ये डायबिटीज डे कब होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर करके बताओ तो जरा फटाफट से। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि ये बताइए फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? कंट्री की प्रोटेक्शन, इनकम टैक्स का पेमेंट, नेचर को प्रिजर्व करना, कल्चर को बचाना, और पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर को प्रिजर्व करना है। ठीक है, अगला सवाल, पंचायती राज के बारे में यहाँ पे कुछ कमिटीज दी गई हैं, आपको इनको ईयर के अकॉर्डिंग लगाना है। अब देखो यार, ये वाली तो हम सबको पता है ना, ये हो जाएगा। इससे पहले क्या आएगी? बलवंत राय मेहता आएगी। एलएम सिंघवी जो है ये तो बहुत बाद में जाके आती है, तो इसको तो हम लोग बिल्कुल आखिरी में रखेंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट नंबर 1 आज करा दिया है। इस पूरे वीक में आपके जो क्वेश्चंस हैं इनको कराया जाएगा, ताकि जो बच्चे आरओ, एआरओ या किसी और एग्जाम की किसी और स्टेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसके अलावा आपका जो नया बैच है ये 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे और साथ में आप किसी भी एजुकेटर के क्लास को अटेंड कर सकते हो। अभी क्या है, अभी आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट था ये पहले कितना था 6500, लेकिन इसको 15% रिड्यूस कर दिया गया है और ये कितना हो गया है 4973। और जब आप इस पे कोड लगाओगे प्रति 10 तो ये 10% और ऑफ हो जाएगा। और जब आप कोई भी स्पेशल क्लास करते हो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एसएससी कॉम्बैट जो है ये आपका हर संडे को होता है। रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपको अनअकैडमी पे मिलता है। तो चलिए अभी मुलाकात करते हैं 6:45 AM शार्प, और एक बार से क्या सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।